पहली ये है हमारे एमएलए एमपी जो होते हैं या कॉर्पोरेटर्स होते हैं, ये अगर आप गौर से ध्यान से सोचेंगे तो ये हर 5 साल बाद या कई बार जब इलेक्शन बीच में भी हो जाते हैं तो आपके सामने आते हैं, बताते हैं कि मैं अपनी दरख्वास्त दे रहा हूँ नौकरी के लिए, मैनिफेस्टो, मैं आपके लिए ये काम करूँगा, ये मैं वादा करता हूँ, इसके एवज में आप मुझे नौकरी पे रखो। हम उन्हें नौकरी पे रखते हैं और वो उनसे उनकी जो वादे होते हैं, जो उनकी एप्लीकेशन होती है, उसको मंजूर करते हैं। किसी को रखते हैं, किसी को नहीं रखते। दूसरे तरह के नौकर होते हैं, वो होते हैं सरकारी कर्मचारी। वो थोड़ा लंबे टाइम के लिए 15-15, 20, 25, 30 साल तक की नौकरियाँ मिलती हैं, वो भी हमारे नौकर। तो उनको भी हम तनख्वाह देते हैं और उनसे ये तवक्को रखते हैं कि वो जो संविधान के अंदर रहकर पार्लियामेंट ने, असेंबलियों ने या कॉरपोरेशंस ने या जिला पंचायत, ग्राम पंचायत ने जो कानून बनाए हैं, उनकी अंदर रहकर ही वो उन कानूनों पर अमल करें। जैसे बिजली का कानून है, जैसे सड़क बनाने का कानून है, जैसे ज़ाब्ता है सारा, जो पुलिस के लिए आईपीसी है, सीआरपीसी है, एविडेंस एक्ट है, ये सब पार्लियामेंट ने पास किया। तो इसमें रहकर इन पे अमल करने के लिए ये नौकर हैं। एक और तरह के नौकर हैं जो प्रेस है। प्रेस भी नौकर है कि वो हमें इन जो ये हैं, और एक और तरह के नौकर जो जुडिशरी है, जो जजेस हैं, उनको भी एक ये काम है कि जो संविधान में जो कानून बने हैं, पार्लियामेंट ने, असेंबली ने या कॉर्पोरेशन ने बनाए, उन कानूनों पे अगर कोई हमारे दूसरे नौकर अमल नहीं करते तो कोर्ट उनको मजबूर करेगा कि कानून में ये लिखा हुआ है, आप यही काम कर सकते हो, इसके बाहर जाके कोई काम नहीं कर सकते। कोर्ट उनको मजबूर करेगा। ये नौकरी कोर्ट को दी गई। प्रेस को ये नौकरी दी गई है कि ये तीनों तरह के नौकर अगर कोई गलती करते हैं या कोताही करते हैं तो वो हमें बताए, ताकि हम उनके खिलाफ एक्शन ले सकें, उनके कानून ले सकें। यह है बुनियादी निज़ाम। अब क्या इस निज़ाम के हिसाब से मुल्क चल रहा है? हरगिज़ नहीं। आपका सबका सामना सरकारी अफसरों से और पुलिस ऑफिसर से रोज होता है। तो क्या वो नौकर की तरह बिहेव करते हैं आपसे, या ऐसा कि वो मालिकों के भी सुपर मालिक बन गए? ये बुनियादी कमी है जिसको हम लोगों को समझना है। समझ के इस पर अगर हम अमल करना शुरू करेंगे तो हमारा मुल्क भी मजबूत होगा और हम सब लोग भी मजबूत होंगे। अब अगर ये सब चीज़ें ठीक से चलने लगे तो किसी चीज़ की कोई परेशानी होगी नहीं। इन सब निज़ामों को ठीक करने के लिए ज़रूरत होती है सरकारों की, जो आप एमपी एमएलए चुन के, जो पहले किस्म के नौकर मैंने आपके सामने अर्ज किया, उनको अपनी आवाज़ बना के आप लोग भेजते हो कि आपने ये काम ऐसे ऐसे करने, जो वादे किए थे वो निभाने। अब ऐसा हो नहीं पाता। उसकी 3-4 वजह हैं, बहुत सारी और भी वजह हैं, लेकिन जो मेन वजह है वो ये है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हमारे मुल्क में हैं वो सब मनुवादियों के कब्जे में हैं, यानी कि ब्राह्मणों के कब्जे में। अगर आप देखेंगे तो एक पार्टी में जो बॉसेज हैं उनके, वो सब मनुवादी मानसिकता के हैं। बाकी सब लोग, बहुत सारे लोग इस गलतफहमी में रहते हैं कि अगर मैं मुस्लिम कम्युनिटी की बात करूं कि हमारे हिसाब से हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो करीब 80-90 बनते ही हैं, तो अगर वो आ जाएं तो हमारे सब मसले हल हो जाएं। उसका मैं एग्जांपल सबको देता हूं कि 131 लोकसभा के मेंबर्स शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के हर बार आते हैं लोकसभा में। क्या उनकी हालत मुसलमानों की हालत से ज़रा सी भी बेहतर है? इस सवाल का जवाब नहीं है। और उनकी हालत जो है हमारी हालत से भी बुरी है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लोग हम चुन के भी भेजते हैं अपने, वो अपनी अपनी पार्टियों के गुलाम होते हैं। वो हमारी फलाह बहबूद के लिए कोई काम नहीं कर पाते। अभी मैं यहाँ से चल के आ रहा था तो सड़क पे सीवर का पानी बह रहा। अब मैं इस बात को नहीं मानता कि यहाँ के जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, जो एमएलए साहब हैं, उनको इस चीज़ से कोई खुशी हो रही होगी या वो दिल से इसको ख़त्म नहीं करना चाहते होंगे। ये बात मैं मानने को तैयार हूँ, क्योंकि इससे उनका कोई नुकसान नहीं हो रहा, बल्कि इस हालात की वजह से उनका नुकसान हो रहा। लेकिन मजबूरी क्या है कि वो अपनी अपनी पार्टियों में, चाहे वो किसी भी पार्टी में, और कोई ये किसी एक एमएलए साहब की या किसी एक हल्के की बात नहीं कर रहा। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब
और माइनॉरिटीज़ के जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, जहाँ जहाँ ज़्यादातर रहते हैं, आप जाके देख लीजिए ये हाल, क्योंकि मनुवादी ये नहीं चाहते कि इन इलाकों की तरक्की हो, इन इलाकों में कोई भी अच्छा काम हो, ताकि यहाँ के लोग गुलामी से बाहर निकल के। अब असली सोल्यूशन जो इसका होगा, क्योंकि ये किसी भी पार्टी में, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी हो, बसपा में है, या किसी भी जगह आप देख लीजिए, मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर्स की क्या हालत है आप लोग सब देख रहे हैं। मजबूरी में हम लोगों को वोट देना पड़ता है किसी किसी पार्टी में, हम अपनी क़यादत बना ही नहीं पाए। तो फाइनल सोल्यूशन जो इस चीज़ का होगा वो तभी होगा जब मुस्लिम कम्युनिटी के 15% पार्लियामेंट में, असेंबलीज में, या जिस भी मिक़दार में जहाँ जहाँ मौजूद है, वो लोग पहुँचे, अपनी ताकत से पहुँचे। ऐसा ना हो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू पहुँचे, फिर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का, चाहे वो मंत्री बने या एमएलए बने, कोई काम करने के लायक रहता ही नहीं है। वो वही करेगा जो उसको इजाज़त होगी। अपने घरों में रह के रो सकता है, अपने यारों दोस्तों में जो क्लोज लोग हैं उनसे बता सकता है अपना दुख दर्द कि भाई मैं कोशिश कर रहा हूँ, नहीं होता, लेकिन कर नहीं पाएगा कुछ। ये आप लोगों ने पिछले 70 साल में देख लिया, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इसकी वजह यही है कि वो अपनी अपनी पार्टीज में अपनी अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप के गुलाम हैं, और सरकारें जो हैं इसी तरीके से सिस्टम से बन गई। तो जब ये लोग, जब तक ऐसा नहीं होता कि हमारा अलायंस बने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से और दूसरी कमज़ोर तबकों से, और हमारी अपनी चुनी हुई सरकारें, जहाँ मुस्लिम कम्युनिटी अपनी 15% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हर बार भेज सके, और वो कौन हो लोग जो मुसलमानों के वोट से जीत के जाए, जब तक ऐसा नहीं होता, जब तक इसका सोल्यूशन, और जब तक ऐसा सिस्टम नहीं बनता हमारा, तब तक के लिए कोई तरीका होना चाहिए। क्योंकि आज के हालात जो ऐसे हैं, वैसा लगता नहीं कि बहुत जल्दी ऐसे होने वाला। हालांकि ये काम बहुत आसान है। जिस वक्त ये कॉम्बिनेशन बन गया तो 46 या कम से कम 46 और ज़्यादा से ज़्यादा 86% लोग एक तरफ होंगे, और जो चीज़ों पे, जो वसाइल पे कब्जा बहुत कम मुट्ठी भर लोगों ने कर रखा है, वो हम 86% भी अगर आपस में बांटें तो हम लोगों के पास इतनी जगहें होंगी कि हमें लोग नहीं मिलेंगे कि हम ये वसाइल बांट सकें और सब लोग खुशहाली से रह सकें। तो बुनियादी बात तो वो है कि हमारी सरकारें आ जाए। जब तक ऐसा नहीं होगा तो क्या हमारा संविधान ऐसा है कि वो सिर्फ सरकारों पे डिपेंड करता है, एमपी एमएलए पे या सरकार पे डिपेंड करता है? ऐसा नहीं। हर एक नौकर, जो मैंने आपके सामने 4 नौकर अभी बताए, अगर वो ठीक से काम नहीं करे तो आखिरी ताकत जो है जनता की है, आवाम की है, वी द पीपल की। आप लोगों को याद होगा 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी आके गुजारिश की थी जनता से कि आओ हमें बचाओ, हमारे ऊपर दबाव है, तो हम आम जनता से गुजारिश कर रहे हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस इस बात को कह रहे हैं तो आपको समझना चाहिए कि हमारी क्या हैसियत है मुल्क में, हर एक बाशिंदे की। तो अगर जब तक ऐसा नहीं होता तो उसके लिए सिस्टम है। सबसे अहम सिस्टम जो आज के हालात में बचा है, क्योंकि हर एक हमारा जो निज़ामी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारे संस्थान हैं, जो हमारे इदारे हैं, सुप्रीम कोर्ट हो, दीगर कोर्ट हो, सरकारी ऑफिस हो, सीबीआई हो, आईबी हो, जितने भी जितने भी हमारे जो इदारे बने हुए हैं कानूनी और आईनी, उन सबको कमज़ोर कर दिया गया। तो एक चीज़ तो ये है जो हम पीसफुल प्रोटेस्ट एक ऐसा रास्ता बचा है जिसका अभी एग्जाम्पल आप सब लोगों ने देखा। किसान आंदोलन में इतने जो अपने आप को ऐसा बादशाह या शहंशाह समझते थे कि हम किसी से नहीं लगते, उसको भी सर झुका के माफ़ी मांग के पीछे हटना पड़ा। ये है आवाम की ताकत, ये है पीसफुल प्रोटेस्ट की ताकत। किसानों ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी दरख्वास्त भी नहीं लगाई जबकि केस चल रहा। ये सबसे ताकत है। लेकिन दूसरे भी जरिए हैं, जैसे सरकारों में पिटीशंस लिखना, एप्लीकेशंस लिखना और कोर्टों में भी जाना। लेकिन इससे 10 से 20% तक फ़ायदा उठाने की उम्मीद हमें रखनी चाहिए। 80% पीसफुल प्रोटेस्ट। आपने सीए एनआरसी में भी देखा कि अगर कोरोना वायरस नहीं आता तो बावजूद इसके कि पूरी जो सरकार में जो पॉलिटिकल अनासिर बैठे हैं और जो करप्ट ऑफिसर्स हैं और जो बीजेपी के और आरएसएस के ऑफिस बेयरर्स हैं, उन्होंने पूरी कोशिश करके हमले तक कर लिए सबने मिलकर, तब भी आंदोलन जो पीसफुल था, जो हमारी ख्वातीन ने किया, वो बंद नहीं हो रहा।
तो कोरोना की वजह से हो गया, नहीं तो जो CA NRC भी है वो भी उनको कानून वापस लेना पड़ता। और जब ये दोबारा प्रोटेस्ट होंगे तो आप सब लोग इंशाल्लाह देखेंगे कि ये कानून भी और इसी तरह के दूसरे गैर कानूनी जो कानून बना रहे हैं वो भी सब वापस होंगे। और इस सब के लिए अब कमी क्या है? कमी एक ये है कि हमारे पास सारे कमजोर तबकों के पास तंजीम नहीं है। CA NRC में भी आपने देखा भी किसानों के पास थोड़ी बहुत तंजीम थी तो उसको कितनी जल्दी सफलता मिली यदि आप। तो हम लोगों ने ये महसूस किया कि कोई इस तरह की तंजीम होनी चाहिए जो हमें आज़ादी दे। ये जो सरकारी निज़ाम जो बने हुए हैं ना, जो सरकारों के ऊपर डिपेंडेंट है, जो हम पे MP MLA और सरकारी अफसरों पे जो हम पूरी तरीके से निर्भर हैं, उससे हटकर एक रास्ता आईनी, कानूनी, संवैधानिक रास्ता होना चाहिए जिससे हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में भी और जो खतरे हमारे ऊपर आने वाले हैं और जो आ चुके हैं उनके बारे में मैं डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि आप लोग सब वाकिफ हैं उनसे, उनका मुकाबला कर सकें। हालांकि ये काम MP MLAs और कॉर्पोरेटर्स का होता है कि वो हमारी हिफाजत करें, वो नहीं कर पा रहे तो संवैधानिक रास्ता है पीसफुल प्रोटेस्ट का, उसके लिए और कोर्ट में केस भी करना है। ये सबका कॉम्बिनेशन या इन सब का इस्तेमाल मिला जुला के ही होना। तो उसके लिए संगठन बनाना जरूरी है। संगठन बनाने के लिए हमने पूरे मुल्क में तहरीक शुरू कर रखी है क्योंकि हमारे जो दूसरे इदारे और संगठन हैं वो उनकी वजूहात पे भी मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन नज़र ये आ रहा है, रिजल्ट ये उसका पेश जो हमारे सामने पेश हो रही है कि कोई भी इदारा ऐसा नहीं है जो इन मुश्किल हालात में आगे बढ़कर जालिम की कलाई उठा सकता है। चाहे वो कहीं भी देख लीजिए, हमारे अपने जो खुद के जो कारगुजारी है या मेरे ऑफिस की या मेरी छोटी सी टीम की है कारगुजारी, ये मैं आपको एक जो मुश्किल हालात हैं उसमें से रोशनी की किरण भी बता रहा हूँ। जहाँ जहाँ एक छोटी सी टीम ने भी मुनज़्ज़म तौर से मुकाबला किया वहाँ ये लोग पीछे हटे हैं। किसान आंदोलन, हमारा ऑफिस देख लीजिए, अभी मसूद हाशमी साहब बता रहे थे आपको कि जो आतंकवाद में झूठे मुस्लिम बच्चे फंसाए गए, उसके अलावा भी जहाँ जहाँ हमने हमारे ऑफिस के वफ़्त की हिफाजत के लिए जो काम किए तो हज़ारों करोड़ की ज़मीनें आज़ाद हुई। जहाँ हमने ये दिल्ली दंगों के ही आप केसेस देख रहे हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए हमने किए जहाँ पे रिजल्ट्स फौरन मिल गए, लेकिन मजबूती के साथ, बहादुरी के साथ और आइन और संविधान का सही इस्तेमाल करना। थोड़ा मेहनत और थोड़ी मुशक्क़त ज़्यादा लगती है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन रिजल्ट वही आते हैं जो आप अपनी सरकारों से उम्मीद करते हो, जो अपने MP MLA से। लेकिन उनकी मजबूरी मैं बता चुका हूँ, किसी के ऊपर इल्ज़ाम देना बिल्कुल मुनासिब नहीं होगा क्योंकि MP MLA कॉर्पोरेटर्स हमारे जो मजबूरी के हालत में मैं आपके सामने अर्ज कर, चाहे वो किसी भी पार्टी, तो ये अगर तंजीम बनेगी तो इसका काम ये होगा कि जो आइन ने हमें मालिक बनाया और रखा है, तो हम अपने नौकरों से, चाहे वो पुलिस ऑफिसर्स हों, चाहे वो सरकारी अफसर हों या कोई भी चीज़ हो रही हो, तो उसमें हम टीम बना के, ग्रुप बना के मौके पे जा सके। अगर कोई पुलिस का अधिकारी किसी को नाजायज़ तंग कर रहा है, किसी के घर रेड कर रहा है, तो हम जाके सिर्फ उसको, टीम हमारी ये जाके सिर्फ ये कहे कि आप जो भी काम करोगे कानून के हिसाब से करोगे, आइन के हिसाब से करोगे। उस कानून और आइन को अगर तोड़ोगे तो आप खुद एक अपराधी यानी कि मुलजिम या एक गुनहगार बन जाओ। ये काम अगर तंजीम के तौर पे किया जाए, ये तंजीम की ज़रूरत इसलिए भी पड़ेगी कि हम अगर कोई मुजाहरा करना चाहते हैं, जैसे CA NRC में बगैर किसी लीडर के, बगैर किसी वसाइल के हो गया, अगर तंजीम होती तो शायद वो और जल्दी कामयाब हो जाता CA NRC का प्रोटेस्ट भी। और ऐसी वजूहात बहुत सारी आने वाली है जिसके लिए पीसफुल प्रोटेस्ट करने ही पड़ेगा। तो तंजीम होगी तो तंजीम इन सब चीज़ों का मुकाबला कर सकती है। बिलफर्ज अगर आप ये देखें कि अगर हमारे किसी बच्चे को नौकरी लेने भी जाना है, इंटरव्यू में जाना है, तो सरकारी अफसरों ने, सबने आजकल जो माहौल चल रहा है रिश्वतें लेके या दूसरी वजूहात से, वो सब सेट कर रहा होता है। लेकिन अगर हमारे 50 लोग जहाँ इंटरव्यू चल रहा है वहाँ पहुँच जाएंगे और उस पर दबाव ये रहेगा कि तुम जो ईमानदारी से काम करना है आपका आइन के और कानून के हिसाब से वो करोगे, तो रिजल्ट्स जो आएंगे आप देखेंगे हैरान हो जाएंगे। रिजल्ट्स जो बैंक्स अब ये ब्लैक और
ब्लैक लिस्टेड एरियाज बन जाते हैं ना हमारे और शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के, मुसलमानों के भी, और ये एरिया भी उन एरियाज में से है। अगर हम इसके लिए भी बैंक्स में जाएंगे तंजीमी तौर पर, ये काम भी हमारे MP MLAs और कॉर्पोरेटर्स का, वो तो नहीं कर पा रहे। अगर हम लोग खुद जाएंगे तंजीम बना के 20, 25, 50 लोग के, इसको क्यों ब्लैक लिस्ट करें, सवाल करेंगे बैंक मैनेजर से जाए तो ब्लैक लिस्ट से तुरंत हटेगा। तो इसके लिए हम लोग जो तंजीम बनाई है उसका नाम है मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि आइन बचाओ और आइन के ऊपर अमल करवाने। और इसके लिए हमें किसी भी इलेक्शन में जाने की भी जरूरत नहीं। मैं यही बुनियादी जो आपको मैसेज देना चाहता हूँ कि इसके लिए किसी इलेक्शन या किसी MP MLA और कॉर्पोरेटर की जरूरत, जिला परिषद के किसी मेंबर की जरूरत नहीं। तो हमारी तजवीज़ जो है, हम कॉर्पोरेशन के लेवल पे, जिला पंचायत के लेवल पे, गांव के लेवल पे, MLAs के असेंबली लेवल पे, पार्लियामेंट लेवल पे और स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे अलग अलग टीमें बनाएं। टीम का जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो बुनियादी तौर पे स्ट्रक्चर ये रहेगा कि उसमें नुमाइंदगी होनी चाहिए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की भी और माइनॉरिटीज़ की भी, मुसलमानों की भी। तो जिस जगह जिसकी तादाद ज़्यादा है वो कन्वीनर रहेगा, जिस भी कॉर्पोरेशन में है। को कन्वीनर ज़रूर रहेगा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से लोग, उसमें वकील भी होंगे और सोशल मीडिया के जो आजकल हमारे चैनल बने हैं हर जगह, वो भी ज़रूरी है। अब इस टीम के साथ अगर सोचिए किसी के यहाँ पुलिस ने रेड कर दिया, तो ये हमारा निज़ाम हम ऐसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि 5, 10 या ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट में हमारी वकील वाली टीम और हमारी जो दूसरे लोग हैं हर एक कॉर्पोरेशन के लेवल पे मौके पे पहुंच जाएं और मौके पे ही हम संविधान की सुरक्षा यानी कि प्रोटेक्शन कर सकें कि पुलिस का अधिकारी जो है वो कानून के हिसाब से काम करेगा, जो ज़ाब्ते में लिखा है उसके हिसाब से काम करेगा, अपनी मर्जी और डंडे से काम नहीं करेगा। ज़रूरत पड़ेगी तो मौके की टीम ही अगर नहीं संभाल पाएगी तो उसको जो हमारी बड़ी टीम है असेंबली की वो जाएंगी, वहाँ पे लोग जाएंगे, बाकी भी कॉर्पोरेशन से लोग जाएंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो स्टेट लेवल के लोग जाएंगे। अगर उससे भी मामला नहीं निपटता तो हम खुद जो नेशनल लेवल पे लोग हैं वो भी मौके पे आने की कोशिश करेंगे। नहीं तो हमारी तंजीम का ही अब अल्लाह ताला की मेहरबानी से इतना नाम तो है ही कि हम लोगों का नाम सुन के ज़्यादातर पुलिस के लोग और सरकारी लोग कम से कम कानूनी तौर से काम करना शुरू कर चुके हैं। इतना तो हम लोगों ने अपनी मेहनत से नाम कमाई हुई है। तो ये हमारी बुनियादी सोच है, ये हमारा बुनियादी नज़रिया है। और RSS ने भी तंजीम बना के काम किया, आप देखेंगे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि मनुवाद को और RSS को अगर कोई मुकाबला करने की ताकत रखती है कोई कम्युनिटी तो वो मुस्लिम कम्युनिटी। हमें टारगेट भी किया जा रहा है, हमारी वजह से ही देश की सारी पॉलिटिक्स हो रही है, ख़राब भी हो रही है और ठीक भी इंशाल्लाह हम लोगों की वजह से ही होगी, क्योंकि हमारा मज़हब ही हमें तंजीम देता है। हमारा मज़हब ही यही है उनको जवाब देने का, तंजीम। हमारा मज़हब ही हमें, अगर हम अपने मज़हब को भी अगर फॉलो करें ठीक से तो उसको तंजीमी निज़ाम तो हमारे मज़हब में ही है, मस्जिद के ज़रिए और दूसरे ज़रिए। तो यही है एक जवाब। नहीं तो पूरी दुनिया में यहूदी और अब उसके साथ साथ मनुवादी भी मिलकर वो काम अपने जो उनके जो टेंटिकल्स हैं वो पूरी दुनिया में उन्होंने अपने जो पंजे हैं वो पूरी दुनिया में गड़ा रखे हैं। तो हमें बहुत अहम है कि हम अपने मुल्क से ही इस काम को शुरू करें, क्योंकि ये मुल्क ऐसी जगह है जहाँ पर कम से कम हम लोग इतनी तादाद में भी हैं और हमारा संविधान भी ऐसा है जिसकी वजह से हम कोई एक ऐसी आवाज़ जो कि पूरी दुनिया में मैसेज जाए कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा करने का भी हम काम कर सकते हैं। तो बुनियादी तौर पे मैं यही अर्ज़ आपसे करने आया था। इसमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग, सभी तंजीमों के लोग वेलकम है। ये अपने आप में कोई वैसी तंजीम नहीं है कि इसमें कोई बाहर का आदमी नहीं आ सकता या किसी और तंजीम का आदमी नहीं जुड़ सकता। जो भी संविधान में यकीन रखता है, ये चाहता है कि संविधान की हिफाजत हो, ये चाहता है कि संविधान पे अमल हो हर लेवल पे, ज़मीन से लेके और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के लेवल पर, तो वो इसको ज्वाइन कर सकता है। ये कोई बंदिश नहीं है कि कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी में है या नहीं है, सब लोग वेलकम है, सब लोग। और मैं समझता हूँ कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ में हमारे MP MLA जीत के आ भी गए, वो भी लोग सब घुटन महसूस कर रहे हैं, उनको भी इससे फ़ायदा मिलेगा, उनकी भी
ताकत बढ़ेगी अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज में, क्योंकि हम लोग मजलूमों की आवाज़ उठाने वाले हैं। तो पहले तो मैं हर जगह जाके यही गुजारिश करता हूँ कि अगर मेरी बात से लोग उस पर इत्मीनान करते हैं और उससे इत्तेफाक रखते हैं तो कम से कम हाथ उठा के ये तो बताएंगे कितने लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि इस तरह की तंजीम बननी चाहिए। और जो लोग इस तरह इससे ना इत्तेफाकी रखते हैं वो भी बता दें, कोई ऐसा है जो इससे ना इत्तेफाकी रखता? कोई नहीं। तो इस नशिस्त में भी जैसे बाकी सब नशिस्त में भी हो रहा है, 100% लोगों ने इस बात को माना है हमारी गुजारिश को कि इस तरह की तंजीम बननी चाहिए। तो अब जब ये तंजीम बननी चाहिए तो इसमें बुनियादी बात एक ये भी रहेगी कि कुछ लोग हमारी हर मीटिंग में ऐसे मिले जो हमारे वॉलंटियर्स हो, जो ये बताएं कि हम इसमें काम करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे और इतना टाइम देंगे। अब टाइम देने के लिए भी मैं आप लोगों को साफ साफ तौर पर बता देता हूँ कि ये सिर्फ एक पूरे मुल्क को ठीक करने का ही फायदा नहीं होने वाला इस तंजीम से जुड़ने वाला। जो आपका रोज़मर्रा का काम, आप जो बहुत सारी चीज़ें अपना ज़रिया माश और अपनी फैमिली पालने के लिए जो आप करते हैं, उसमें भी इस तंजीम को ज्वाइन करने में फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि निज़ाम भी सुधरेगा और जो हमारे नौकर हैं, ये जो 3-4 मैंने आपको बताया, वो लोग भी आपसे असरअंदाज या आपका असर मानेंगे। ये इसका एक दुनियावी और फ़ौरन फ़ायदा भी। नेटवर्किंग भी होगी, आप लोग एक दूसरे की मदद अपने बिजनेस में भी कर सकते हैं, दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। अगर तंजीम होगी तो हर तरीके से फ़ायदा होगा। एक एग्जांपल मैं मुस्लिम कम्युनिटी में ख़ास तौर पे देता हूँ कि अगर ये तंजीम बन जाए तो हमारे रोज़मर्रा के जो हम अपने लिए इनकम के ज़राए ढूंढते हैं, वक्फ की ज़मीन दिल्ली में, अगर मैं दिल्ली में ही हूँ आज और हर स्टेट में यही हाल है, 1/3 दिल्ली वक्फ की है। अगर हम सब लोग इस तंजीम के ज़रिए, क्योंकि सिर्फ हिफाजती काम ही नहीं होंगे बल्कि फलाह बहबूद के जो हमारी प्रोग्रेस है उसके लिए भी काम होंगे। अगर हम सिर्फ वक्फ पे ही ध्यान देंगे तो 1/3 दिल्ली वक्फ है। कम से कम मुस्लिम कम्युनिटी का एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा अगर ये तंजीम वक्फ को ही छुड़ा ले, अपनी वक्फ को आज़ाद करा के वक्फ का इस्तेमाल कर ले, कि जिसके पास हज़ारों में नहीं लाखों में मंथली इनकम नहीं है। इतना पोटेंशियल वक्फ में दिल्ली में है। अगर हम मॉल ही बनाने के लिए निकल जाए ना तो हर एक घर के पास कम से कम एक दुकान हो। हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चले, जो स्कूल कॉलेज दुकानें और ज़रिए जो हम बना सकते हैं, जहां हमारे बच्चों को नौकरी भी मिल सकती है और जहां के किराए से हमारे में से जो कमज़ोर हैं उनकी मदद भी हो सकती है। तब भी इतना पैसा बचेगा कि हम जो दूसरे तबके हैं कमज़ोर, उनको भी सरकारों को पैसे उधार दे सकते। ये दिल्ली की मैं बात बता रहा हूँ। 50,000 करोड़ की दिल्ली का बजट 60-70 हज़ार करोड़ का होता है। 50,000 करोड़ की जगह हम लोगों की कोशिशों से यहाँ जोर बाग में खाली हुई है अभी 2-3 साल में। 50,000 करोड़ की जगह दिल्ली सरकार का बजट 60,000 का होता है, 60,000 का। तो इतना पोटेंशियल है। लेकिन यही है कि हम लोग अपने इंडिविजुअल तरीके से, अपने ज़ाती तरीके से अपनी जो ज़रिया माश है उसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं और इन मुसीबतों से और परेशानियों से भी झेल रहे हैं। हमारा हर काम, कम से कम मुस्लिम कम्युनिटी का, तो आप जो भी धंधा आप करना चाहते हैं सब तो इलीगल बना दिए जा रहे हैं। आप ठेला नहीं लगा सकते, हालांकि कानून इसके उल्टा है। आप कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं कर सकते। जो हमारी कुरैशी बिरादरी है उसको तो एकदम ऐसा कर दिया जैसे वो कोई स्नैक बेच रही हो। हर एक प्रोफेशन, यहाँ तक कि आपको तबलीग करने के लिए भी ऐसा कर दिया जैसे तबलीग भी जुर्म हो गया। तो ये जो सब हालात हैं उसको देखते हुए अगर हम मुश्तरका तौर पे काम करेंगे तो इन सब चीज़ों में और दूसरे मजलूमों के साथ में